जादुई ड्रैगन एक चमत्कारी सुंदरता और उपचार शक्तियों वाली देवी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन देवी की जगह किम ओजिन प्रकट हो जाता है। घबराया और उलझा हुआ वो मान लेता है कि वह मर चुका है और अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। वेट स्कूल के कठिन साल, बार बार की डांट, आखिरकार वेटरनरी लाइसेंस हासिल करना और फिर छोड़े गए पालतू जानवरों की देखभाल करते हुए 3 साल तक कम तनख्वाह में काम करना। अनगिनत संघर्षों के बाद हमारा नायक एक छोटी सी क्लिनिक खोल पाता है, लेकिन वह मुश्किल से चलती है। ग्राहक ना के बराबर होते हैं और साइन बोर्ड की लाइट तक बुझ चुकी होती है। एक रात जब ओजिन अपने बिस्तर पर अपनी बदहाल हालत और भारी कर्ज के बारे में सोच रहा होता है, तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। प्रतिक्रिया देने से पहले ही वो खुद को खजानों से भरी एक गुफा और चमकते समनिंग सर्कल के बीच पाता है। यह मानते हुए कि वह नर्क में पहुंच गया है, वह पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। ड्रैगन बताता है कि उसने उसे अपने पालतू का इलाज करने के लिए बुलाया है। किसी भयानक दानव की उम्मीद करते हुए हमारा हीरो तब चौंक जाता है जब ड्रैगन अपने पंजे खोलकर एक छोटा, कमजोर और सोया हुआ खलचमगादड़ दिखाता है, जिसका नाम कैटलस है। कमजोर और पानी की कमी से जूझ रहे चमगादड़ को देखकर ओजिन तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाता है और उसका नाम, लक्षण और कितने समय से ड्रैगन उसकी देखभाल कर रहा है पूछता है। गर्व से ड्रैगन बताता है कि उसने कैटलस को 1 हफ्ते से पाला है, जब से ड्रैगनों में पालतू रखना लोकप्रिय हुआ है। और बिना सोचे पालतू अपनाने वालों से अपनी नफरत याद करते हुए ओजिन पूछता है कि क्या कैटलस ठीक से खा रहा है। ड्रैगन आत्मविश्वास से कहता है कि वह उसे ताजा जानवरों का खून पिलाता है, ये मानकर कि चमगादड़ का स्वाद विकसित होगा। हैरान होकर ओजिन अविश्वास में सिर झुका लेता है और समझ जाता है कि ये उसके सबसे नापसंद मालिकों में से एक है, जिन्हें अपने पालतू के बारे में कुछ पता नहीं होता। झुंझलाकर वह बताता है कि फल चमगादड़ खून नहीं पीते, सिर्फ वैम्पायर चमगादड़ पीते हैं। कैटलस 1 हफ्ते से भूखा है। शर्मिंदा होकर ड्रैगन मान लेता है कि ये उसकी पहली बार चमगादड़ पालने की कोशिश है। ओजिन उसे बिना रिसर्च के पालतू रखने पर डांटता है और बताता है कि गुफा का जमा देने वाला तापमान हाइबरनेशन से जागने पर जानलेवा हो सकता है। ड्रैगन कहता है कि वह आइस ड्रैगन है, लेकिन ओजिन सख्ती से कहता है कि ये माहौल फिर भी चमगादड़ के लिए सही नहीं है। पछताते हुए ड्रैगन सिर झुकाता है, कैटलस से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह तुरंत फल लाएगा और उसे उसके असली घर वापस छोड़ देगा। ओजिन की मदद के लिए आभारी होकर ड्रैगन उसे एक इच्छा पूरी करने का प्रस्ताव देता है। मजाक में वो अमीर अरब शहजादा या किसी खलनायक का वारिस बनने की इच्छा करता है। अजीब मांग से उलझकर ड्रैगन अपनी माला उतार कर ओजिन को देता है और बताता है कि ये एक जादुई पेंडेंट है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, बशर्ते बुरी मंशा न हो। पेंडेंट चमकने लगता है और हमारा नायक मान लेता है कि वह परलोक में है। गायब होने से ठीक पहले वह जल्दी से बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में लौटने की इच्छा करता है। ड्रैगन उसे गायब होते देखता है और फिर कैटलस के लिए फल लाने में जुट जाता है, अब भी उस अजीब देवी को लेकर उलझन में। कुछ ही पलों बाद हमारा हीरो खुद को लोगों, शोर और खाने की खुशबू से भरी एक व्यस्त सड़क पर खड़ा पाता है। अब भी भ्रमित होकर वो सोचता है कि ये पुनर्जन्म है या किसी पर कब्जा। एक फल विक्रेता उसके अजीब कपड़े देखकर पूछती है कि क्या वह यात्री है और बताती है कि वह बेलमोर क्षेत्र में है, जो अपने इन और बाजारों के लिए मशहूर है। जवाब देने से पहले ही अफरातफरी मच जाती है जब एक विशाल खरगोश सड़क पर दौड़ता हुआ गिरे हुए गाजर खाने लगता है। लोग चीखते हुए भागते हैं, लेकिन ओजिन वहीं जमे रहकर खुलेआम घूमते राक्षस को देखकर हैरान होता है। फल विक्रेता उसे चेतावनी देती है कि ये लॉर्ड बेलमोर का पालतू है और भागने को कहती है। तभी ओजिन एक छोटी बच्ची को खरगोश के सामने रोते हुए देखता है। बिना सोचे वो आगे बढ़ता है, उसे पकड़कर खींच लेता है, ठीक उससे पहले कि प्राणी उसे पकड़ पाता। जैसे ही खरगोश फिर झपटता है, पेंडेंट चमकता है और उसके चारों ओर नीली जंजीर बन जाती है। भीड़ हैरान होकर फुसफुसाती है कि वो जरूर कोई जादूगर है। लॉर्ड बेलमोर जल्द ही पहुंचता है और अपने पालतू को बंधा देखकर गुस्से में होता है। ओजिन समझाता है कि खरगोश ने लगभग बच्चे पर हमला कर दिया था, लेकिन बेलमोर मानने से इनकार कर देता है। सब्र खोकर ओजिन कहता है कि सबसे बुरे पालतू मालिक वही होते हैं जो अपने पालतू की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, और चेतावनी देता है कि उसका काटना आसानी से खोपड़ी तोड़ सकता है। फल विक्रेता और उसकी बहन उसकी सच्चाई पर सहमति जताती है। खरगोश को ध्यान से देखकर
ओजन समझ जाता है कि ये घरेलू खरगोश है जो तनाव और ज्यादा खिलाने से पीड़ित है। जब वह इसके व्यवहार के बारे में पूछता है तो बेलमोर मान लेता है कि एलिजाबेथ अक्सर अपना ही फर नोच लेती है। ओजन समझाता है कि ऐसा तनाव जानलेवा हो सकता है और उसे भीड़ भाड़ में लाने से मना करता है। व्यायाम के बारे में पूछने पर वो सलाह देता है कि उसे घर पर आजादी से घूमने दे और ज्यादा लाड़ प्यार न करे। शर्मिंदा और भावुक होकर बेलमोर मानता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ओजन जानवरों को सबसे बेहतर समझता है। वो अपने बटलर को बुलाता है, ओजन को सिक्कों की थैली देता है और समय समय पर एलिजाबेथ को देखने को कहता है। पालतू से माफी मांगकर वह चला जाता है, जबकि हमारा नायक बुदबुदाता है कि वह दोबारा इस जगह नहीं आएगा। अचानक लोग इकट्ठा होकर ओजन की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। फल विक्रेता उसका धन्यवाद करती है और छूट देने की पेशकश करती है। जब वह कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह थैली की ओर इशारा करती है। खोलने पर उसे सोने के सिक्के मिलते हैं और वह एक काटकर असली होने की पुष्टि करता है। समझते ही वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि शायद वह यहाँ एक और क्लिनिक खोल सके और इंसानी दुनिया का कर्ज चुका सके। ओजन नौकरी चयन के लिए आए सभी इंटरव्यू देने वालों को धन्यवाद देता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि उम्मीद है कोई एक चुना जाएगा। फिर वह घोषणा करता है कि अब इंटरव्यू शुरू होगा, जिसे वह जिंदगी और मौत का खेल कहता है। उसके ख्याल थोड़ी देर के लिए लॉर्ड बेलमोर की ओर चले जाते हैं, जिसने यहाँ बसने पर जमीन और पैसे दिए थे। उसी मदद से उसकी पेट क्लिनिक की दूसरी शाखा बिना दिक्कत खुल जाती है। लॉर्ड बेलमोर उसके लिए एक दुकान भी तैयार करवा देता है, जो अजीब तरह से खरगोश के सामान से भरी होती है, लेकिन हमारा लड़का इसे लेकर परेशान नहीं होता। आखिरकार ये सब मुफ्त है और बेलमोर के साथ उसका रिश्ता पहले से ही काफी कीमती लगने लगा है। कारोबार जल्द ही ओजन के दिनों पर हावी हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, खासकर उस ड्रैगन के बारे में जिसने उसे यहाँ लाया था। उस प्राणी ने उसे घर भेजने का वादा किया था, लेकिन उसे इस अजीब सी जमीन पर छोड़ दिया। जवाब ढूंढने के इरादे से हमारा हीरो अपनी नई दुकान के बाहर एक नोटिस लगाता है। एनिमल हॉस्पिटल में स्टाफ की जरूरत है। शायद उसे कोई ऐसा मिल जाए जो असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों का काम संभाल सके। जब इंटरव्यू शुरू होते हैं, ओजन सीधा बैठकर उम्मीदवारों की लाइन को ध्यान से देखता है। पहला उम्मीदवार थॉमस गर्व से अपने कुलीन बैकग्राउंड, सख्त पिता और नरम दिल माँ के बारे में बताता है। हमारा नायक थोड़ी देर सुनता है, लेकिन जल्दी ही उसकी आत्म प्रशंसा से ऊब जाता है। अगला उम्मीदवार फिलिप दावा करता है कि उसका परिवार पीढ़ियों से जानवरों के कारोबार में है। ये सुनकर पहले उम्मीद जगती है, लेकिन फिर वह बताता है कि वे कसाई की दुकान चलाते हैं। ओजन मन ही मन उसे लिस्ट से काट देता है। लगता है इस दुनिया में सामान्य लोग ढूंढना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। तीसरा उम्मीदवार आगे आता है। पीला चेहरा, तना हुआ भाव और परेशानी से भरी आंखें। ओजन खुद को याद दिलाता है कि शक्ल से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका सब्र टूट जाता है जब वह आदमी अचानक जमीन पर गिरकर नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। बस यही फैसला हो जाता है, अब से वह लोगों को उनकी शक्ल से ही जज करेगा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, लाइन से एक जवान लड़की आगे आती है। बिना एक शब्द बोले वो उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारती है और उसे कमरे के पार उड़ा देती है। वो खुद को सेलेना बताती है, एक घूमने वाली एनिमल एक्सपर्ट जिसे बेसिक ट्रीटमेंट का अनुभव है। उसका आत्मविश्वास और संयम गहरी छाप छोड़ते हैं और ओजन उसे तुरंत नौकरी पर रख लेता है। अगली दोपहर हमारा नायक अपनी नई आरामदायक क्लिनिक में बैठा होता है, खिड़की से आती धूप का मजा लेते हुए। दोपहर हो चुकी है, लेकिन सेलेना अब तक नहीं आई। शायद उसने फिर जल्दीबाजी में हायर कर लिया। वो सोचता है कि क्या एक और नोटिस लगाए, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नई असिस्टेंट समझकर वह दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है। कुछ मिनट बाद वो आदमी आराम से बैठा चाय पी रहा होता है और ओजन शालीन मुस्कान के साथ सामने बैठा होता है। अंदर ही अंदर वो खुशी मना रहा होता है। आखिरकार उसे पहला कस्टमर मिल गया। कर्ज चुकाने की ओर पहला कदम। उसे अपनी पिछली क्लिनिक याद आती है, जो उसके गुस्से की वजह से बंद हो गई थी। उसे साफ याद है कैसे उसने एक ग्राहक पर चिल्ला दिया था जो अपने कुत्ते के दांत साफ नहीं करना चाहता था, और फिर उसका नाम बदतमीज और पागल डॉक्टर के रूप में फैल गया था। इस बार ओजन ठान लेता है कि वह मुस्कुराएगा, शांत रहेगा और पैसे सीधे ग्राहक की जेब से निकलवाएगा। वापस वर्तमान में आकर
वो आदमी से उसके पालतू के बारे में पूछता है। वो मुस्कुराकर अपनी जेब की ओर इशारा करता है और एक छोटी छिपकली दिखाता है जिसका नाम पोजैक है। ओजन को थोड़ी राहत मिलती है। कम से कम यह कोई अजीब जानवर नहीं लगता। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रहती जब आदमी कैजुअली बता देता है कि उसने उसकी पूंछ पकड़ ली थी जब तक वह टूट कर गिर नहीं गई। ओजन खुद को डांटने से रोकता है और छिपकली पर ध्यान देता है। जांच करने पर उसे उसकी त्वचा सूखी और लाल दिखती है, जो गलत शेडिंग का साफ संकेत है। जब वह यह बताता है, आदमी चेतावनी देता है कि पोजैक आक्रामक हो सकता है। अगले ही पल वह छोटा जीव सीधे ओजन पर आग उगल देता है। ओजन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सेलेना दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आती है और उसे धक्का देकर बचा लेती है। आग की लपटें पीछे की दीवार को जला देती है। थोड़ा चकराया और मुंह से हल्का खून बहता हुआ ओजन बड़बड़ाता है कि शायद मार खाना कम दर्दनाक होता। होश संभालते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी नई ब्रांच का पहला मरीज एक सैलामेंडर है, आग उगलने वाली छिपकली जिसे नंगे हाथों नहीं छुआ जा सकता। वह सोचता है कि क्या क्लिनिक में कुछ भी फायर प्रूफ है। इस बीच आदमी सेलेना को सपनीली नजरों से देखते हुए उसे सुंदर बताता है, जबकि वो उससे पूछती है कि उसने ये जीव कहाँ पाया। वो गर्व से बताता है कि गांव के पीछे पहाड़ से उठाया था और ये पहली नजर का प्यार था। सेलेना बताती है कि सैलामेंडर पालना गैर कानूनी है क्योंकि ज्यादा शिकार की वजह से वे लुप्त प्राय हैं। फिर भी वो समझाती है कि अगर वे इसे अस्थायी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखने का दावा करें तो अधिकारी शायद नजरअंदाज कर दें, बशर्ते बाद में जानवर को छोड़ दिया जाए। लेकिन आदमी पोजैक को कसकर पकड़ लेता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और छोड़ने से मना कर देता है। अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, चिल्लाते हुए कि कोई भी उसे उसके प्यारे सैलामेंडर से अलग नहीं कर सकता। ओजन हैरानी से खुले दरवाजे को देखता रह जाता है। सेलेना एक पल हिचकती है, तभी हमारा हीरो उस पर चिल्लाता है कि उसके पीछे जाओ, और बस यूं ही क्लिनिक की पहली जांच शहर भर में एक हास्यास्पद दौड़ में बदल जाती है। ओजन की नई जिंदगी के एक और अनिश्चित अध्याय की एकदम सही शुरुआत। ओजन सेलेना को आगे भेजता है और बाजार में हड़कंप मच जाता है। फल की दुकान वाली, जो अभी अभी सोच रही थी कि लॉर्ड रेवरेंड की दखलंदाजी के बिना कितनी शांति है, जल्दी ही समझ जाती है कि शांति कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो अपनी दुकान के पीछे छुप जाती है, तय करती है कि इस झमेले से दूर रहना ही बेहतर है। वो आदमी भीड़ के बीच से तीर की तरह भागता है, किसी चीज को सीने से कसकर पकड़े हुए, आंखों में बेबस जिद भरी हुई। हमारा लड़का हांफता हुआ उसका पीछा करता है। सांस फूल चुकी है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उधर ठेले वाली औरत ये सब देखती रहती है और बुदबुदाती है कि जो भी हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। भागता हुआ आदमी घबराहट में खुद से बोलता रहता है कि लोग उससे पोजैक को छीनना चाहते हैं। हमारा हीरो और सेलेना पीछा जारी रखते हैं, लेकिन थकान आखिरकार उनकी रफ्तार कम कर देती है। सांस संभालते हुए सेलेना कहती है कि ओजन को थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, फिर तुरंत सैलामेंडर की गंभीर हालत पर ध्यान देती है। ओजन मान लेता है कि उसका मोल्ट खतरनाक तरीके से परतों में जम गया है और तुरंत इलाज जरूरी है। सेलेना का चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि उसे जोखिम याद आ जाता है। जो सैलामेंडर मोल्ट नहीं कर पाता वो आखिरकार फट पड़ता है और उसकी अंदरूनी आग आसपास सब कुछ जला देती है। आराम का वक्त नहीं है, तबाही से पहले उन्हें उस जीव को ढूंढना ही होगा। उधर खुद को सुरक्षित समझकर वह आदमी घर लौट आता है। राहत की सांस लेकर वो पोजैक को मेज पर रखता है और इसे किस्मत का खेल बताता है कि वे साथ हैं। उसकी खुशी जल्दी ही अजीब कलात्मक जोश में बदल जाती है और वह गाना शुरू कर देता है। हवा में एक अनजानी धुन फैल जाती है। अचानक उसका मूड दहशत में बदल जाता है जब पीजे का शरीर कांपता है और आग की लपटों में फट पड़ता है। कुछ ही पलों में उसका घर आग में घिर जाता है। धुएं में खांसता हुआ वो आदमी सैलामेंडर से बात करने की कोशिश करता है, मानो प्यार आग को शांत कर देगा। जवाब में पोजैक फिर आग उगल देता है और लपटें और भी तेज हो जाती है। सेलेना वक्त पर पहुंचकर उस आदमी को घसीटकर बाहर ले आती है, जबकि हमारा हीरो गर्मी का सामना करते हुए बेकाबू हो चुके जीव को काबू में करने की ठान लेता है। वो झुंझलाकर सोचता है कि इस वक्त एक फायर एक्सटिंग्विशर बहुत काम आता। तभी उसका पेंडेंट चमक उठता है। रोशनी थमते ही ओजन के हाथ में सचमुच वही चीज होती है। सोचने का वक्त नहीं है। वो आगे बढ़ता है और आग बुझा देता है, जब तक सैलामेंडर का विरोध खत्म नहीं हो जाता और कमरे में सिर्फ भाप की हल्की सी आवाज रह जाती है।
आग बुझने पर सेलेना चारों तरफ देखती है। आदमी खंडहर के बीच बैठा बुदबुदाता है कि ये सब नाकाम मोल्ड की वजह से हुआ होगा। वो जिद करता है कि अगली बार वो पोजैक का बेहतर ख्याल रखेगा। उसकी आवाज में बेवजह की ममता झलकती है। हमारा नायक उसे चुपचाप देखता है और सोचता है कि क्या उसे सच में देखभाल का मतलब पता भी है। समझ के बिना प्यार, ओजन सोचता है, बस स्वार्थ को भक्ति का नाम देना है। बाद में जंगल में पोजैक आखिरकार मोल्ड कर लेता है। सेलेना कहती है कि वह कितना ज्यादा फुर्तीला लग रहा है, जबकि हमारा लड़का उसके आकार को देखकर हैरान रह जाता है। आदमी कड़वी मीठी गर्व भरी नजर से उसे देखता है और बुदबुदाता है कि अब इसे जंगल में लौटाने का वक्त आ गया है। वह पोजैक को पेड़ों के बीच गायब होते देखता है और ऐसे वादे करता है जिन्हें कोई जानवर समझ ही नहीं सकता। ओजन आंखें घुमा लेता है, सोचता है कि ये सब आगे चलकर और मुसीबत लाएगा, लेकिन आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये विदाई महान है। तभी वह पल अचानक भावुक हो जाता है जब दूर एक चट्टान पर खड़ा पोजैक आसमान में एक विशाल आग का गोला छोड़ता है। लपटें आतिशबाजी की तरह खिल उठती हैं और सांझ को चमकदार रंगों से भर देती है। आदमी भावनाओं में डूबा ऊपर देखता रहता है, जबकि हमारा नायक चुपचाप मान लेता है कि इलाज आखिरकार पूरा हो गया है। कुछ दिन बाद वही आदमी शहर के चौक में फिर दिखाई देता है, अब खुद को रोया कहता हुआ। वो फव्वारे के पास गिटार बजाता है। बच्चे उसके चारों ओर नाचते हैं जब वो ओजन के कारनामों पर अजीब सा गीत गाता है। गाना आग की तरह फैलता है और सुनने वालों का मन हल्का कर देता है। सेलेना दूर से आधी मुस्कान के साथ देखती है, जबकि हमारा हीरो उसके पास खड़ा बेपरवाह लेकिन थोड़ा उत्सुक रहता है। जब वो लोगों को अपने पालतू उसके पास लाने की बातें करते सुनता है तो ओजन खुद को रोया की गायकी की तारीफ करते पाता है। जल्द ही नतीजे सामने आते हैं। ओजन की पेट क्लिनिक के बाहर इतनी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है कि पूरी सड़क बंद हो जाती है। दर्जनों लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, इलाज मांगते हुए। हमारा लड़का जड़ हो जाता है, समझते हुए कि उसके शांत दिन खत्म हो चुके हैं। सेलेना अंतहीन लाइन को देखकर बड़बड़ाती है कि उसे तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। शोर और अफरातफरी के बीच ओजन समझ जाता है कि उनकी छोटी सी क्लिनिक अनजाने में शहर की सबसे व्यस्त जगह बन गई है। एक आम सी सुबह है। ओजन की क्लिनिक के बाहर चिड़ियां चहचहा रही है और दरवाजे पर लंबी कतार लगी है। वह एक मरीज की जांच पूरी करके बताता है कि सेशन खत्म हुआ और प्रगति देखने के लिए फॉलोअप की सलाह देता है। सेलेना पास खड़ी कहती है कि इस रफ्तार से तो वो अगले हफ्ते से पहले ही लाश बन जाएगा, इसलिए कमाते रहो। हमारा लड़का अगले मरीज को बुलाता है, सोचते हुए कि खुले हुए 2 महीने हो चुके हैं और दूसरी क्लिनिक भी खूब चल रही है। शुरुआती दिन मुश्किल थे, लेकिन कमाई देखने के बाद सब संभल गया। एक ग्राहक झांक कर पूछता है कि क्या अभी भी खुला है। सेलेना तुरंत मना कर देती है, लेकिन ओजन उसे अंदर आने देता है। इलाज करते हुए वह इस दुनिया के बारे में सीखी बातों पर सोचता है। बाहर लोग अपने पालतुओं की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कोको ठीक से खा नहीं रहा, कोई बिल्ली की लाल आंख दिखाता है। यहाँ भी कुत्ते बिल्लियां इंसानों के करीब हैं, बस उनकी बीमारियां अलग हैं। बाद में ओजन अंगड़ाई लेता है और कहता है कि दिन बहुत थकाने वाला रहा। सेलेना बताती है कि अगला केस आखिरी है। उत्सुक होकर वह पूछता है कौन सा जानवर है, और वह समझाती है शेमन पहले शिकार में इस्तेमाल होते थे, अब पालतू बने हैं, लेकिन मालिक के अलावा किसी के लिए आक्रामक, इसलिए सबसे ज्यादा छोड़े जाते हैं। हमारा हीरो बड़बड़ाता है कि फैशन के लिए पालतू खरीदने वाले लोगों को गायब हो जाना चाहिए। उसे याद आता है कि शेमन इंसान के धड़ जितने लंबे हो सकते हैं और उनके पंजेदांत जंगली सुअर की खाल चीर सकते हैं। सेलेना उसे सावधान रहने को कहती है। अगला ग्राहक एक शेमन पपी लाता है, बस 2 महीने का और बेहद थका हुआ। मालिक बताता है कि कल से वह लंगड़ा रहा है। ओजन टांग जांचता है, कहता है कि इस उम्र में जोड़ स्वस्थ होने चाहिए। पंजा देखते ही उसे उसमें फंसा कांटा मिलता है, जिसे वह चिमटी से निकालकर घाव को साफ करता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये ठीक हो जाएगा। छोटा सा शेमन लड़खड़ाते हुए चलता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप देखता रहता है, जबकि सेलेना हल्की सी जिज्ञासा के साथ नजर डालती है। मालिक के जाते ही ओजन राहत की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार दिन खत्म हुआ। सेलेना गौर करती है कि वो खुश लग रहा है। जब वह पूछती है कि क्या ये खुशी पपी के प्यारे होने की वजह से है या उसकी शिफ्ट खत्म होने की वजह से, तो वो थोड़ा उलझ जाता है। सेलेना चिढ़ाते हुए कहती है कि पैसे के अलावा किसी और वजह से उसे खुश देखना दुर्लभ है।
ओजन जवाब देता है कि आज के किसी भी मरीज को गंभीर चोट नहीं थी और समझाता है कि वेट होने का सबसे मुश्किल हिस्सा बीमार जानवरों को देखना है। जितना ज्यादा वो परवाह करता है उतना ही ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो खुद को थोड़ा अलग रखने की कोशिश करता है। उसके ख्याल पुराने संसार के एक ग्राहक की ओर चले जाते हैं जिसने छुट्टियां मनाते हुए अपने पालतू को 1 महीना एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। हमारा लड़का याद करता है कि उसने उन्हें सख्ती से टोक दिया था और महसूस करता है कि तभी से वो अभिभावकों को ज्यादा डांटने लगा है। क्लोजिंग टाइम पास आते ही सेलेना कहती है कि अंधेरा हो रहा है। ओजन ग्राहकों की भारी संख्या का जिक्र करता है और सूरज ढलने से पहले तेजी से काम निपटाने को कहता है। तभी इंटरव्यू वाला वही आदमी बाहर से मदद के लिए चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। ओजन सेलेना की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वह एक्सॉर्सिज्म संभाल सकती है। वह जवाब देती है कि शायद, अगर आत्माओं पर शारीरिक हमले काम करते हों। तभी वो आदमी अंदर घुस आता है, हमारे हीरो को पकड़ता है और खिड़की से घसीटते हुए बाहर ले जाता है, सेलेना को अवाक छोड़कर। बाद में जंगल में ओजन जमीन पर पड़ा होता है, जबकि वो आदमी बार बार माफी मांगता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा हीरो इतना आउट ऑफ शेप होगा कि पहाड़ी भी नहीं चढ़ पाएगा। ओजन गुस्से में पूछता है कि वह है कौन, ये समझते हुए कि सामने भूत नहीं है। वो आदमी अपना नाम श्विन बताता है, जो इस इलाके का एक प्रशासनिक सिविल सर्वेंट है, और समझाता है कि उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि उसने सुना था कि वो लॉर्ड के खरगोश को शांत कर सकता है। श्विन उससे एक आवारा कुत्ते को पकड़ने को कहता है। ओजन मना कर देता है, तर्क देता है कि वो वेट है, एनिमल रेस्क्यूअर नहीं। पास में प्रकट होती सेलेना तीखे अंदाज में जोड़ती है कि वे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। श्विन जोर देकर कहता है कि अब वही आखिरी उम्मीद है। वो बताता है कि 2 महीने पहले वह आवारा पहाड़ के बीचों बीच एक जगह पर कब्जा कर चुका है, ठीक वहीं जहां नया ट्रेल बनाने का काम शुरू होना है। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत तेज है और परसों से निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर वे उसे पकड़ नहीं पाए तो सैनिक भेजे जाएंगे और जानवर को वहीं मार दिया जाएगा। हमारा हीरो चुप हो जाता है, फिर आखिरकार पूछता है कि कुत्ता अभी कहाँ है। साफ करता है कि उसने कभी जानवर नहीं पकड़े और पहले सिर्फ देखना चाहता है। श्विन मान जाता है और कहता है कि वह पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर है। ओजन याद दिलाता है कि उसने अभी सहमति नहीं दी है, वो सिर्फ देखने आया है। सेलेना जानती हुई मुस्कान के साथ कहती है कि वो पक्का ये काम करने वाला है। मौके पर पहुंचकर श्विन उस जगह की ओर इशारा करता है जहां आवारा आम तौर पर रहता है। तभी अचानक एक आवाज सबका ध्यान खींच लेती है और साए से एक शेमन निकल आता है। ओजन उसे तुरंत पहचान लेता है, जबकि सेलेना कहती है कि बहुत से लोग शेमन पालते हैं, लेकिन उतने ही लोग उन्हें छोड़ भी देते हैं। आजकल शेमन रखना एक ट्रेंड बन गया है, मगर ज्यादातर अंत में उपेक्षित और भुला दिए जाते हैं। सामने खड़े शेमन की हालत देखकर ओजन समझ जाता है कि ये लगभग 2 महीने से अकेले ही जिंदा है और शायद इस दौरान ढंग से खाया भी नहीं है। अचानक जंगल से एक अजीब आवाज गूंजती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। उसे किसी मॉन्स्टर की आवाज समझकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसी ओर मुड़ता है। तभी शेमन एक तीखी चीख निकालता है और उस पर झपट पड़ता है। सेलेना फुर्ती से बीच में आकर हमारे लड़के को खींच लेती है और चेतावनी देती है कि इतना पास रहना खतरनाक है। ओजन कहता है कि गुस्साए कुत्ते से पीठ मोड़कर भागना सबसे बुरा रिएक्शन होता है। सेलेना पलटकर कहती है कि कुछ न करना तो उसे उन्हें चीरने देने जैसा होगा। तब हमारा हीरो समझाता है कि भागने से जानवर और भड़क जाएगा, उन्हें उसका ध्यान कहीं और मोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि शेमन अचानक शांत हो जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं, इस अचानक शांति से हैरान, और हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर से सोचता है कि ये क्यों रुक गया। उसे श्विन की बात याद आती है कि ये एक हंटिंग डॉग है, और वो बताता है कि ऐसा जानवर अगर सच में गुस्से में हो तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। फिर भी उनकी आंखों के सामने शेमन चुपचाप जंगल में वापस चला जाता है। सेलेना बुदबुदाती है कि कुत्ते के दिमाग में क्या चलता है कोई सच में नहीं समझ सकता। इस बीच श्विन बताता है कि ये जानवर अक्सर लोगों को भगा देता है और इसकी वजह से पास के गांव से लगातार शिकायतें आती रहती हैं। ओजन सुनते हुए सोच में डूब जाता है, फिर जिज्ञासा से पूछता है कि शिकायतें किस तरह की हैं। श्विन बताता है कि स्थानीय लोग इसे पहाड़ में घूमने वाला एक खतरनाक हिंसक जानवर कहते हैं और इसे पकड़ने की मांग करते हैं। हमारा हीरो इस पर सोचता है और फिर पूछता है कि क्या किसी को सच में चोट लगी है।
श्विन आदतन हाँ कहने ही वाला होता है, लेकिन रुककर मान लेता है कि अब तक एक भी इंसान घायल नहीं हुआ। सेलेना की तरफ मुड़कर हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने कभी शेमन की अपने मालिक के प्रति वफादारी का जिक्र किया था और पूछता है कि क्या वो अब भी ऐसा मानती है। सेलेना हामी भरती है और ओजिन के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ क्लिक कर गया हो। अगली सुबह ओजिन और सेलेना पहाड़ की तलहटी में बसे सबसे नजदीकी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। अब उनका ध्यान आवारा से टकराने के बजाय उसके पीछे की कहानी जानने पर है। हमारा लड़का उसके पुराने मालिक को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अतीत को समझे बिना उस तक पहुंचना मुमकिन नहीं। वक्त कम है और दूसरे तरीके आसान लग सकते हैं, लेकिन वह जानता है कि सिर्फ खाने का लालच देकर उसे फंसाया नहीं जा सकता। कुत्ते का कमजोर भूखा शरीर किसी ऐसी चीज की गवाही देता है जो प्रवृत्ति से भी ज्यादा मजबूत है, एक ऐसा रिश्ता जिसे भूख भी तोड़ नहीं पाई। चलते हुए यादें और ख्याल ओजिन के मन में उलझते रहते हैं। उसे याद आता है कि कैसे कुछ मालिक अपने पालतू को धीरे से रुकने का आदेश देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि वे जल्द लौटेंगे और फिर कभी वापस नहीं आते। उसी तरह की वफादारी और धोखा इस कुत्ते के दुख के केंद्र में होना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसे लोगों को देख चुका है जो उन लोगों को छोड़ देते हैं जो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही ख्याल उसके भीतर शांत गुस्सा भर देता है। दृढ़ निश्चय के साथ हमारा हीरो खुद से वादा करता है कि जब वे आखिरकार मालिक को ढूंढ लेंगे तो उस इंसान को उसके किए का सामना करना पड़ेगा और उसे देखना होगा कि जिस वफादार जीव को वो पीछे छोड़ गया था उसने कैसे सहन किया। गांव भर में पूछताछ शुरू करते ही एक पैटर्न जल्दी उभर आता है। एक स्थानीय ओजिन को बताता है कि गैब्रियल नाम की महिला का पति पहाड़ में घूमने वाले कुत्ते की वजह से अपना काम जारी नहीं रख पाया। माता पिता अपने बच्चों को जंगल के पास जाने नहीं देते, वहां छिपे खतरे से डरते हुए, और रास्ते से गुजरते बच्चे भी वही डरावनी कहानियां दोहराते हैं। एक बूढ़ा आदमी धुंधले से अंदाज में कई साल पहले पैसे खोने की बात बुदबुदाता है। हालांकि उसकी बातें बाकी से जुड़ी नहीं लगती, फिर भी एक सच्चाई साफ हो जाती है। पूरा गांव उस आवारा कुत्ते के प्रति गहरी नाराजगी रखता है। घंटों सवाल पूछने के बाद हमारा लड़का और सेलेना सड़क के एक शांत कोने में रुकते हैं। वही डर भरी कहानियां सुन कर थका ओजिन शक करने लगता है कि शायद कुत्ते का मालिक इस गांव का था ही नहीं। सेलेना सहमत होती है और कहती है कि कम से कम एक बात तो सब में समान है, जानवर के प्रति दुश्मनी। तभी लंबे बालों वाली एक महिला उनके पास आती है। उसने उनकी बातें सुन ली थी और गंभीर चेहरे के साथ बताती है कि वे जेक नाम के उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कभी कुत्ते का मालिक था। वह उन्हें अपने पीछे आने को कहती है और जेक के घर की ओर ले जाती है। ओजिन देखता है कि घर कितना दूर है, लगभग पेड़ों में छिपा हुआ, और महिला समझाती है कि जेक अकेला रहता था, गांव वालों से अलग, इसलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। छोटे लकड़ी के घर पर पहुंचकर वह दरवाजे के पास बनी एक साधारण कब्र के पास रुकती है और धीरे से बताती है कि जेक 2 महीने पहले भूस्खलन में मर गया था। वह कहती है कि उसका कोई परिवार नहीं था और अंतिम संस्कार उसी ने कराया। वह जोर देकर कहती है कि जेक ने कभी अपने कुत्ते को नहीं छोड़ा, वो बस वापस आ ही नहीं सका। महिला ये भी मानती है कि उसने एक बार कुत्ते को घर लाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही। भारी उदासी के साथ वो उनसे मैक्स नाम के उस जानवर की मदद करने की गुहार लगाती है। उसके शब्दों का बोझ ओजिन के दिल में उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने हालात को कितनी गलत नजर से देखा था। हमारा हीरो जेक की शांति के लिए मन ही मन प्रार्थना करता है, पछतावा जताता है और पक्का वादा करता है कि चाहे जो लगे वे मैक्स को बचाएंगे। बाद में जंगल में श्विन अभी अभी पहुंचे अधिकारियों से कहता है कि वह उन्हें अगले दिन की उम्मीद कर रहा था। शायद उन्होंने अपना पिछला काम तय समय से पहले निपटा लिया। वह सुझाव देता है कि मैक्स को मारने का काम कल तक टाल दे, लेकिन अधिकारी बात टाल देते हैं। उनमें से एक कहता है कि इंतजार की कोई जरूरत नहीं और मामला तुरंत निपटाया जाना चाहिए। गांव वाले पहले ही कुत्ते से नफरत करते हैं, इसलिए एक दिन पहले खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। जेक के घर में वापस ओजिन अंदर कदम रखते ही हवा में जड़ी बूटी की दवाइयों की खुशबू महसूस करता है, साफ संकेत कि जेक एक हर्बलिस्ट था। सेलेना कहती है कि फिलहाल मालिक की खुशबू वाली चीजें ले ले और पास टंगे कपड़ों की ओर इशारा करती है। हमारे हीरो की नजर शेल्फ पर रखी फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें जेक और मैक्स साथ है। वह सोचता है कि जो अपने कुत्ते से इतना प्यार करता था
उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी सेलेना दीवार पर लगी एक तस्वीर दिखाती है ड्रेक की। वो कहती है कि जेक शायद उसे ढूंढ रहा था। हमारा लड़का याद करता है कि उसने कभी फिल्म में मैंड्रेक देखा था और सेलेना बताती है कि वही पौधा है जो चीखता है, बेहद दुर्लभ और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल। दोनों को पिछले दिन जंगल से आई अजीब आवाज याद आ जाती है। खतरे के बावजूद मैंड्रेक बेहद कीमती होता है, हर हर्बलिस्ट का सपना। उधर मैक्स अपनी गुफा के सामने बैठा आसमान को घूर रहा है, मालिक की यादों में खोया हुआ। उस दिन बारिश हो रही थी जब वो और जेक गुफा में शरण लेने आए थे। अचानक हुई बारिश पर जेक हंसा और बोला कि शायद रुक जाए। आग जलाकर उसने मैक्स पर ऊनी कंबल डाल दिया और कहा कि हिलना मत, वरना सर्दी लग जाएगी। मैक्स पास सिमट गया और थका होने के बावजूद जेक मुस्कराया और बोला कि उन्हें शरण मिल गई, वे खुशकिस्मत है। तभी जेक की नजर गुफा की दीवार के पास उगे एक पौधे पर पड़ी। पत्तों का आकार पहचानते ही उसे समझ आ गया कि ये मैंड्रेक है। हैरान होकर उसने कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि किताबों के बाहर भी देखेगा। उत्साहित होकर उसने घर जाकर सामान लाने का फैसला किया। मैक्स से यही रुकने को कहा और वादा किया कि वो तुरंत लौटेगा। मैक्स ने हल्की आवाज में भौंका, लेकिन जेक ने भरोसा दिलाया कि ज्यादा दूर नहीं है। मुस्कुराते हुए वो बारिश में बाहर निकल गया। तभी भारी चट्टानों का भूस्खलन हुआ और वो वहीं मारा गया। समय बीतता गया, गुफा की आग बुझ गई, लेकिन मैक्स वफादारी से इंतजार करता रहा। अगले हफ्ते कुछ पर्यटक गुजरे। उनमें से एक ने देखा कि कुत्ता काफी समय से वहीं है। उन्होंने समझा कि उसे छोड़ दिया गया है और दया करके खाना देने आए, लेकिन पास आते ही मैक्स डर के मारे चीखा और पीछे हट गया, उन्हें भगा दिया। घबराए पर्यटक ये कहकर चले गए कि कुत्ता खतरनाक है और मालिक ने इसे छोड़ दिया होगा। मैक्स फिर गुफा में लौट आया और जेक का इंतजार करता रहा, ये जाने बिना कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वर्तमान में जेक को याद करते हुए मैक्स बैठा ही होता है कि अधिकारी पास आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि अब देर हो रही है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जल्द ही लॉज की ओर बढ़ना चाहिए। मैक्स के सामने खड़े होकर वे एक शेमन को गिराने लायक ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स तैयार करते हैं। श्विन उनसे 1 घंटा और रुकने की गुहार लगाता है, समझाते हुए कि उसने कुत्ते को बचाने के लिए किसी को बुलाया है। श्विन ने जितना देखा है, मैक्स ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस एक कहानी वाला कुत्ता है। अफसर बेपरवाह होकर कहता है कि वे कुत्ते की कहानी सुनने नहीं आए हैं, उनका काम निवासियों की सुरक्षा करना है, बस वही मायने रखता है। जैसे ही वो बंदूक उठाकर निशाना साधता है, मैक्स भारी सांस लेने लगता है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है कि तभी सेलेना और ओजन पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। सेलेना जोर देकर कहती है कि उन्हें आवारा कुत्ते को बचाना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। उसी पल मैक्स को अपने मालिक का एक भ्रम दिखाई देता है, जो सामने खड़ा होकर हल्के से मुस्कुरा रहा होता है। वो आकृति उससे कहती है कि वो उसे लेने आया है और मैक्स ने बहुत लंबा इंतजार किया है। खुशी से भरकर मैक्स आगे बढ़ता है, पूंछ हिलाते हुए, मानो उसका मालिक आखिरकार लौट आया हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट पास आता है, उसकी आवाज धीमी और नरम होती है। वो मानता है कि वो इंसान नहीं है जिसका मैक्स इंतजार कर रहा था, लेकिन कहता है कि अब घर जाने का वक्त है। जंगल पर एक अकेली रात उतर आती है, जहां एक हिरन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। चमकती पीली आंखों वाले जंगली जीव द्वारा पीछा किए जाने पर उसकी तीखी चीख पेड़ों में गूंजती है और सन्नाटे को चीर देती है। सुबह होते ही ओजन की क्लिनिक की शांति टूट जाती है जब एक ग्राहक घबराया हुआ अंदर घुसकर अपने पालतू के लिए मदद मांगता है। हमारा हीरो नीचे देखता है और एक उछलता कूदता पांडा पाता है, इतना मोटा कि ठीक से लुढ़क भी नहीं पा रहा। वो अविश्वास में बुदबुदाता है, जबकि मालिक जोर देता है कि पांडा कमजोर हो गया है और मुश्किल से खाता है, अब तो दिन में सिर्फ 7 बार। ओजन आह भरता है और चेतावनी देता है कि अगर इसका वजन ठीक नहीं हुआ तो ये गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। मालिक हैरान दिखता है, मानने को तैयार नहीं, और हमारा लड़का बिना कुछ कहे अगले मरीज को बुला लेता है। श्विन अपनी हमेशा वाली विनम्र मुस्कान के साथ अंदर आता है और शालीनता से ओजन का अभिवादन करता है। उसे देखते ही ओजन को मैक्स याद आ जाता है, वो कुत्ता जो मालिक को खोने के बाद पहाड़ से नीचे आया था। मैक्स कई दिनों तक अपने मालिक की कब्र के पास मंडराता रहा, जेक की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया, गांव वालों से तिरस्कृत होता रहा, जब तक कि वो उस इंसान के सामने नहीं खुला जिसने उससे मिलने और उसकी देखभाल की। श्विन। जब ओजन पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है और क्या मैक्स के साथ कुछ हुआ है,
श्विन मना कर देता है और बैग से एक मैंड्रप पौधा निकालता है। सेलेना उसमें कुछ अजीब नोटिस करती है। उसकी जड़ मिट्टी के ऊपर बाहर निकली हुई है, जबकि ज्यादातर मैंड्रिक गहराई में रहना पसंद करते हैं। श्विन बताता है कि जेक ने मरने से पहले इसे खोजा था और यादगार के तौर पर रखना चाहा, लेकिन जब उन्होंने इसे दोबारा लगाया तो मैंड्र बार बार जमीन से बाहर निकल आता, दिन रात चीखता रहता, यहाँ तक कि पूरे गांव को ईयरप्लग पहनने पड़े। कुछ लोगों के कानों के पर्दे तक फट गए। सेलेना कहती है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंड्रिक अपने माहौल को लेकर बहुत चिड़चिड़े होते हैं। श्विन भरता है कि ये पौधा संभालना नामुमकिन हो गया है। वो बताता है कि अभी ये सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि सो रहा है, लेकिन जागते ही अफरातफरी मच जाती है और वो ओजन से इसे ले लेने की गुहार लगाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है, कहता है कि वह जानवरों का इलाज करता है, पौधों का नहीं, और जो चीखता हो उसे तो जीव भी नहीं कहा जा सकता। श्विन जोर देकर कहता है कि ये न पौधा है न जानवर, बल्कि कुछ और भी बुरा, एक दानव। ओजन पलट कर कहता है कि फिर तो चर्च बेहतर जगह होगी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैंड्र हिलने लगता है। श्विन घबरा जाता है, चिल्लाता है कि ये जाग रहा है और जल्दी से उसे वहीं छोड़कर अपने साथियों के साथ भाग जाता है, इससे पहले कि हमारा हीरो रोक पाए। झुंझलाकर ओजन उन्हें कोसता है, बुदबुदाता है कि उसने लोगों को बहुत कुछ छोड़ते देखा है, लेकिन कभी पौधा नहीं। सेलेना जल्दी से मैंड्र को कांच की ढाल से ढक देती है और याद दिलाती है कि मैंड्रिक बहुत कीमती जड़ी बूटियां हैं, पत्ते से जड़ तक हर हिस्सा मरते हुए को जगा सकता है। हमारा लड़का उनकी कीमत पर बड़बड़ाता है अगर उन्हें काबू में ही न किया जा सके। तभी मैंड्र आंखें खोल देता है। सेलेना चेतावनी देती है कि चीखने से पहले कान ढक लो। ओजन घबराकर अपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन याद करता है और खुद को तैयार करता है, लेकिन चीखने के बजाय मैंड्र मुस्कुरा देता है। उलझन में वह देखता है कि सेलेना उसके व्यवहार का अध्ययन कर रही है। उसे एहसास होता है कि शायद ये उसे पसंद करता है और वो ओजन से हार निकालने को कहती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, मैंड्र की आंखें फैल जाती हैं और वो खुशी से नाचने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन नहीं कर पाता, जबकि सेलेना हंसते हुए कहती है कि ये उस सूरजमुखी वाले खिलौने जैसा खुश लग रहा है जो उसने कभी देखा था। वो बड़बड़ाता है कि तुलना कितनी घिनौनी है, मगर सेलेना बस कहती है कि फिलहाल इसे अपने कमरे में पाल लो। विरोध के बावजूद वह ऐसा ही करता है। उसी रात देर से एक जोर की दस्तक उसे जगा देती है। आधी नींद में वो बड़बड़ाता है कि रात की विजिट का चार्ज ज्यादा होता है। तभी एक औरत खून से लथपथ घायल कुत्ते को लेकर अंदर भागती है। गहरे घाव देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि चोटें इतनी गंभीर हैं कि खून रोकना मुश्किल है। सेलेना याद दिलाती है कि मैंड्र के पत्तों में जबरदस्त क्लॉटिंग गुण होते हैं और उसके इशारे पर वो पौधे के पास जाती है। मैंड्र उसे शक की नजर से देखता है तो वो हिचकते हुए कहती है कि ओजन खुद पूछ ले। वह एक पौधे से इजाजत मांगने की बेतुकापन पर बड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी पूछता है। जैसे ही वह पत्ता मांगता है, मैंड्र मुस्कुराता है, नाचता है और हल्की धुन गुनगुनाता है। हैरान होते हुए भी हमारा लड़का पत्ता लेता है और खून रोक देता है। कुत्ते की जान बच जाती है। औरत कृतज्ञता से रोती है, जबकि ओजन जम्हाई लेकर उसे फॉलोअप के लिए आने को कहता है और वापस बिस्तर पर चला जाता है। सिर्फ आधे घंटे बाद फिर एक जरूरी दस्तक उसकी नींद तोड़ देती है। इस बार एक आदमी अपनी बाहों में बुरी तरह घायल हिरन लेकर खड़ा होता है, मदद की भीख मांगता हुआ। जानवर का शरीर भयानक घावों से भरा होता है और ओजन गंभीरता से नोट करता है कि ये शिकार से नहीं, बल्कि किसी ऐसे से है जिसे क्रूरता में मजा आता है। वह किसी साइकोपैथ के जिम्मेदार होने की बात बुदबुदाता है, जिससे गांव वाले उलझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये कोई नया राक्षस है। तभी एक छोटी लड़की चुपचाप बताती है कि ये बैरन डॉयल का पालतू भेड़िया है, जो शौक के लिए ऐसा करता है। हमारे हीरो का अविश्वास गुस्से में बदल जाता है। वो उस रईस को कोसता है, पूछता है कि ऐसी हरकतें कैसे चल सकती है और जानवरों की सुरक्षा कानूनों की कमी पर चिल्लाता है। गांव वाले याद दिलाते हैं कि बैरन अछूत है, एक कुलीन। हमारा हीरो अन्याय के खिलाफ भड़क उठता है, आजादी, कानून और लोकतंत्र की बातें चिल्लाता है, ऐसी बातें जिनके बारे में वहां मौजूद लोगों ने कभी सुना तक नहीं, जब तक सेलेना उसे हिरन का इलाज करने पर ध्यान देने की याद नहीं दिलाती। एक हफ्ते बाद क्लिनिक के बाहर अफरातफरी मच जाती है। एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। सब डॉक्टर से अपने पालतुओं को बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। थका और परेशान ओजन भी हंगामे में शामिल हो जाता है।
बड़बड़ाते हुए कि वो अब ऐसे नहीं जी सकता और क्लास रेवोल्यूशन की बात करने लगता है। हमारा लड़का भीड़ को डॉयल की हवेली की तरफ ले जाता है, बैरन पर आरोप लगाते हुए नारे लगाता है और सताए गए जानवरों के लिए इंसाफ मांगता है। तभी बैरन के गार्ड्स आ जाते हैं। जब वे हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछते हैं तो वो बुदबुदाता है कि उनकी इंटेलिजेंस डरावनी तेज है और आगे बढ़कर अपना नाम बताता है। हैरानी की बात यह होती है कि गार्ड्स झुककर सम्मान से उसे किले के अंदर ले जाते हैं। अंदर वो फर्श पर पड़ा एक विशाल ब्लड फैंग वुल्फ देखता है जो गंभीर रूप से घायल होता है। बैरन डॉयल उसके पास खड़ा होता है, बेबस होकर ओजन से अपने प्यारे पालतू को बचाने की भीख मांगता है और बदले में कुछ भी देने का वादा करता है। हमारा हीरो और सेलेना जड़ हो जाते हैं उसी प्राणी को देखकर जिसने इतनी तकलीफें दी थी। एक हफ्ते तक हुए जानवरों के हमलों के बाद शहर के लोग इकट्ठा होकर पश्चिमी जंगल में दिखे एक जादुई जीव की फुसफुसाहट करने लगते हैं। अफवाह फैलती है कि निर्वासित भेड़िया मारा जा चुका है और अब एक विशाल आदमखोर राक्षस जंगल में घूम रहा है जो जानवरों के बाद इंसानों पर हमला कर रहा है। डर भीड़ में फैल जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गांव बर्बाद हो जाएगा और नीचे की बस्ती में भागने की बात करते हैं। दूसरे कहते हैं कि चिंता की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बैरन डॉयल ने मॉन्स्टर सब्जुगेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वे जंगल में लगाए गए बड़े जाल और दिन रात गश्त करते सैनिकों का जिक्र करते हैं। गांव वाले बैरन की तारीफ करते हैं, ये मानते हुए कि वे उसकी सुरक्षा में सुरक्षित है। हमारा हीरो सब सुनता है, पूरी तरह जानता हुआ कि सच्चाई इससे काफी अलग है। उसे याद आता है कि उसने बैरन को रोते और अपने आदमियों पर चिल्लाते देखा था कि उसके बच्चे पर हमला करने वाले राक्षस को पकड़ो, जबकि उसके नौकर हालात को शांत करने और चुपचाप संभालने में लगे थे। ओजन को ये सीन अपनी दुनिया के मीडिया मैनिपुलेशन जैसा लगता है। सेलेना उसके पास खड़ी होती है, उसके चेहरे पर सतर्क नजर देखती हुई। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्लिनिक में लाए गए ज्यादातर घायल जानवर गांव के पास पूर्वी जंगल में हमला झेल चुके थे, जबकि बैरन के भेड़िए वाली घटना गहरे पश्चिम में हुई थी। इसके बावजूद बैरन के लोग पूरी खोज सिर्फ पश्चिमी जंगल पर ही केंद्रित रखते हैं और पूर्व को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। सेलेना को भी ये शकी लगता है। गांव वाले शायद ही कभी पश्चिमी जंगल में जाते हैं, जिसे भूतहा माना जाता है। इसी बीच कांच की वर्कशॉप से एक आदमी उन्हें अंदर बुलाता है और बताता है कि ओजन द्वारा ऑर्डर किए गए सामान सिरिंज तैयार है। वे माउथ ब्लोन होते हैं। रेनफोर्स ग्लास में अल्बेरियम पाउडर मिला हुआ जो गर्मी और झटकों के प्रति रेसिस्टेंट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें जांचता है, कारीगरी से प्रभावित होकर टेक्नोलॉजी को कमाल का बताता है और ये देखकर हैरान होता है कि वे हाथ से बने हैं। कारीगर बताता है कि यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल थी और वह और नहीं बना सकता। ओजन उसे अच्छी रकम देता है और उसकी हिचक के बावजूद साझेदारी तय करता है। धीरे धीरे क्लिनिक नए उपकरणों से भरने लगता है। मरम्मत शुरू होती है और सेलेना लेआउट देखकर हैरान रह जाती है, इसकी सलीकेदार मॉडर्न बनावट से। हमारा लड़का सोचता है कि अब ये सच में एक असली अस्पताल जैसा लग रहा है। एक दिन एक आदमी जड़ी बूटियों के बंडल लेकर आता है। वो अलग अलग किस्में दिखाता है जिनके असर बेहद दिलचस्प होते हैं। कुछ खाने या सूंघने पर नींद लाती है, कुछ पेट दर्द कम करती है या खांसी रोकती है और एक जड़ी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। ओजन अविश्वास में उन्हें जांचता है, उनके असर को असाधारण पाता है। कुछ तो घातक बीमारियों के इलाज की अफवाह भी रखती है। वह बुदबुदाता है कि उसकी दुनिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। सेलेना उसकी शंका का मजाक उड़ाती है। तभी अचानक एक लड़की भागती हुई आती है और कहती है कि जल्दी चलो, राक्षस पकड़ लिया गया है। जंगल में सैनिक, शिकारी कुत्ते और बैरन डॉयल टूटे हुए जाल के चारों ओर खड़े होते हैं। पेड़ों में एक दहाड़ गूंजती है। सैनिक आगे बढ़ते हैं, दावा करते हुए कि राक्षस घिर चुका है। जैसे ही हमारा हीरो पास आता है, एक साया दिखता है, लेकिन वह गुस्से में रोती हुई एक छोटी सी बिल्ली निकलती है। सब चुप हो जाते हैं। सैनिक हिचकते हैं, ये कहते हुए कि ये तो साधारण गली की बिल्ली लगती है, लेकिन बैरन जिद करता है कि यही वह जीव है जिसने उसके भेड़िए को डरा दिया था। उसके पंजों और दांतों को उसकी बुरी फितरत का सबूत बताता है। ओजन समझ जाता है कि सैनिक गंभीर है जब वे बिल्ली पर जाल फेंकते हैं। जानवर तड़पता और रोता है, जबकि बैरन हंसते हुए उसे जला देने का आदेश देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट विरोध करता है, लेकिन बैरन मांग करता है कि बिल्ली को जिंदा घसीटकर सार्वजनिक फांसी दी जाए। डरे हुए जानवर को देखकर हमारे हीरो को अपनी दुनिया याद आती है, जहां एक आदमी एक घायल बिल्ली को उसके क्लिनिक में लाया था।
ये बताते हुए कि वो उसे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में खाना देता था जब तक किसी ने उसे मार नहीं दिया। ओजन ऐसे लोगों को राक्षस कहता था, जानवरों पर जुल्म करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। वर्तमान में लौटते हुए बिल्ली जाल को चीर देती है। सैनिक घबरा जाते हैं और फिर से पकड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। अचानक हमारे लड़के को एक आइडिया आता है। वह सबको मुंह और नाक ढकने के लिए चिल्लाता है, फिर बिल्ली के माथे की ओर इशारा करता है। उसके भौहों के ऊपर एम अक्षर के आकार का एक निशान हल्का सा चमकता है। वो इसे महान दानव का निशान घोषित करता है जो वैश्विक महामारी लाता है। गोना का निशान, महान पैंडेमिक। ओजन बिल्ली को दानव बताता है, महान प्लेग का जीवित रूप, ये दावा करते हुए कि संक्रमण पहले चूहों से फैला, फिर एक बिल्ली में गया जिसने संक्रमित चूहों को खाकर उनकी काली जादुई शक्ति कर ली और भी खतरनाक रोगवाहक बन गई। उसके अनुसार यही बिल्ली आने वाली तबाही का स्रोत है। जैसे ही बीमारी फैलनी शुरू होगी, वह चेतावनी देता है कि आधी आबादी गायब हो जाएगी। जो लोग पहले से बिल्ली को मारने को तैयार थे, अविश्वास में सुनते हैं। सैनिक उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि बैरन डॉयल भी सच्चाई जानने पर जोर देता है। हमारे हीरो की कहानी पर शक करता है। उनकी शंका के बावजूद ओजन डटा रहता है। उसे एक ऐसी दुनिया याद आती है जो कभी इसी तरह की महामारी से जूझी थी, मास्क, डर और अराजकता से भरी दुनिया। वह जोर देता है कि ये जीव दानवी ऊर्जा जरूर रख सकता है, लेकिन अभी इतना युवा है कि इसे दबाया जा सकता है। हमारा लड़का जोड़ता है कि उसकी दुनिया में इसका इलाज खोज लिया गया था और यहाँ भी मुमकिन है। सेलेना की ओर मुड़ते हुए ओजन चुपचाप उम्मीद करता है कि वो उसके ब्लफ का साथ देगी। वो शांति से समझाती है कि बिल्ली के खून और सही जड़ी बूटियों से इलाज बन सकता है। बाहर से शांत दिखते हुए भी हमारा हीरो डरता है कि कहीं उसकी चाल नाकाम न हो जाए। सैनिक कहानी को बेवकूफी बताते हैं, लेकिन हालात और बिगड़ने से पहले बैरन ओजन को एक हफ्ते का समय दे देता है। उसी समय के अंदर उसे उस जीव को ठीक करना होगा और उसे किले में पेश करना होगा, जिसके बाद बिल्ली को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी जाएगी। क्लिनिक वापस आकर हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है। सेलेना को उसकी तेज सोच के लिए धन्यवाद देता है और ये देखकर प्रभावित होता है कि उसने कितनी सच्चाई से साथ निभाया। वो जवाब देती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। तकनीकी रूप से उस जीव और मांड्रे की जड़ों से इलाज बनाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए सैकड़ों मांड्रे चाहिए होंगे। वह पूछती है कि वह इस जानवर को क्यों बचाना चाहता है, चेतावनी देते हुए कि एक बार ये पूरी तरह जाग गया तो इसकी ताकत को काबू करना नामुमकिन हो सकता है। ओजन समझाता है कि यह बिल्ली गांव पर हुए हमलों की जिम्मेदार नहीं है। वह जानवरों की चोटों के रिकॉर्ड दिखाता है और बताता है कि घावों का आकार और बनावट दोनों ही इस बिल्ली से अलग है। पैटर्न किसी बिल्कुल अलग शिकारी की ओर इशारा करता है। सेलेना तुरंत सच्चाई समझ जाती है। मैग्मा, बैरन डॉयल का भेड़िया, ही असली दोषी रहा होगा और बिल्ली ने सिर्फ खुद का बचाव किया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है, लेकिन उसे ये भी शक लगता है कि बैरन, जिसने पहले मैग्मा के हमलों को छिपाया था, अब अचानक किसी और जानवर को दोषी ठहराकर सार्वजनिक शिकार क्यों शुरू कर रहा है। उसे लगता है कि ये शिकार सिर्फ एक ढोंग है और असली निशाना यही बिल्ली है। सेलेना नोट करती है कि इससे ये भी समझ आता है कि बैरन ने उस जीव को मारने की बजाय जिंदा पकड़ने पर जोर क्यों दिया और ओजन की कमजोर कहानी को इतनी आसानी से क्यों मान लिया। उसकी भद्दी झूठ वाली बात पर हमारा हीरो चिढ़ जाता है, लेकिन जल्दी ही उसका ध्यान बिल्ली की चोटों पर चला जाता है। उसके माथे का निशान कोई साधारण जख्म नहीं है और टांगों पर पुराने निशान लंबे समय की पीड़ा बताते हैं। वह ठान लेता है कि ये जीव किस दर्द से गुजरा है, उसकी सच्चाई सामने लाएगा। सेलेना उसे ध्यान से देखती है, समझते हुए कि वह वैसा लालची और बेरुखा डॉक्टर नहीं है जैसा उसने पहले सोचा था। जानवर को संभालने के उसके तरीके में एक नरमी है। तभी हमारा लड़का अचानक बिल्ली को गले लगा लेता है। उसका चेहरा उसके फर में छुपाकर उसे मुलायम और गर्म कहता है। ये दृश्य सेलेना की पुरानी धारणा मिटा देता है और उसे यकीन हो जाता है कि ओजन बस थोड़ा पागल है, जबकि पास रखा मांड्रे जलन से सुलगता रहता है। अगली सुबह क्लिनिक के बाहर से अजीब चीखें गूंजती हैं। शहर के लोग जमा हो जाते हैं, उन रहस्यमयी आवाजों को लेकर हैरानी और डर में फुसफुसाते हुए। अफवाहें तेजी से फैलती हैं, ये दावा करते हुए कि हमारा हीरो किसी दानव से लड़ रहा है और महामारी के स्रोत को शुद्ध कर रहा है। कुछ ही घंटों में जनता की राय उसे एक दंतकथा बना देती है। दूसरी दुनिया से आया एक जादूगर। भीड़ उसका नाम जपती है,
किम ओजन को महान जादूगर कहकर पुकारती है। अंदर बढ़ते हंगामे से अनजान हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसका चेहरा खरोंच देती है। उसका गुस्सा उसे चिढ़ाता है, मगर वो नोट करता है कि वो पहले से छोटी लग रही है। सेलेना बताती है कि पिछले 3 दिनों में उसका आकार और वजन दोनों घटे हैं और अंदाजा लगाती है कि शायद उसकी दानवी ऊर्जा कम हो रही है। ओजन निष्कर्ष निकालता है कि वह बस भूखी है। भूख उसका गुस्सा बढ़ा रही है, ऊर्जा जला रही है और एक खतरनाक चक्र बना रही है। जैसे ही हमारा हीरो कोर्रो नाम के दानवी स्नैक की इच्छा करता है, अचानक उसके सीने में दर्द उठता है। उसकी गर्दन में लटक रहा ड्रैगन का हार चमकता है, रोशनी छोड़ता है जो एक जानी पहचानी चॉकलेट जैसी चीज में बदल जाती है। वो स्नैक सीधा बिल्ली के मुंह में चला जाता है और वो खुशी से चबाने लगती है। राहत महसूस करते हुए ओजन प्यार के साथ उसे खिलाता रहता है, जबकि सेलेना खामोश अविश्वास में सब देखती रहती है। जैसे जैसे बिल्ली खाती है, उसके माथे का निशान हल्का सा चमकने लगता है। सेलेना सन्न रह जाती है, अचानक समझते हुए कि सब कुछ सही बैठ रहा है। उनके सामने खड़ा ये जीव कभी सिर्फ एक बिल्ली नहीं था। मोनोसेरोस, सींग वाला शेर, कभी उस युग में एक पौराणिक जीव था जब ड्रैगन गायब हो गए और मना पूरी दुनिया में फैल गया। पवित्र माने जाने वाले उनके सींग बंजर जमीन को पानी देते थे और अंधेरे को रोशनी में बदल देते थे। उनके दिलों में मना पैदा करने की चमत्कारी शक्ति थी और उनके माथे का सींग एक दिव्य माध्यम था जिससे वो ऊर्जा बहती थी। लेकिन जो भी उन्हें छूने की हिम्मत करता, उसकी मौत तय थी। महान मना अकाल के बाद उनकी जाति घटती गई और जीवित रहने के लिए उन्हें छोटे जीवों का रूप लेना पड़ा। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने दिव्य वंश का गर्व कभी नहीं खोया और एक ही शक्ति द्वारा वश में किए जा सकते थे, उपचार की आत्मा द्वारा। क्लिनिक में छोटी बिल्ली आखिरकार मल त्याग करती है और ओजन राहत की सांस लेकर उसकी तारीफ करता है, उसे फिर से चोरो खिलाते हुए। सेलेना सोचती है कि क्या इस दानवी ट्रीट से उसे लगातार लुभाना ठीक है। उसी रात बैरन डॉयल की हवेली में एक जासूस रिपोर्ट करता है कि बिल्ली आज्ञाकारी होकर खा रही है और हमारा लड़का उसे बच्चे की तरह गोद में रखता है। बैरन संदेह में अपने घुटनों पर बैठे सैनिकों की बात सुनता है। उनकी आवाज डरी हुई होती है। वे शैतान के शेर और कथित महामारी की बात करते हैं, चेतावनी देते हुए कि ये जीव साधारण नहीं हो सकता। वे याद दिलाते हैं कि किसी इंसान ने कभी मोनोकारोस को वश में नहीं किया, चाहे वो कमजोर ही क्यों न हो। सबसे बुरे हालात में उनके शरीर का मना जहर में बदल सकता है, उन्हें चलता फिरता बम बना सकता है। उनकी ताकत एक पूरे देश को तबाह कर सकती है। बेचैन बैरन डॉयल को ओजन की वो बातें याद आती है, एक ऐसी महामारी के बारे में जिसने उसकी दुनिया को निगल लिया था, एक लड़ाई जो इंसानियत ने सालों तक लड़ी थी। उसे ये भी याद आता है कि कहा जाता है मोनोकारोस इंसानों द्वारा दिया गया कोई भी खाना ठुकरा देते हैं। अब वो सोचने लगता है कि शायद हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। अगली सुबह क्लिनिक हलचल से भर जाता है। नया असिस्टेंट पीओ रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करते हुए अगले मरीज को जांच कक्ष में बुलाता है। जगह जीवंत और सलीकेदार लगती है, बिल्कुल एक सही क्लिनिक जैसी। इसी बीच सेलेना एक शोर मचाते मरीज को डांटती है जिसका जानवर शांत नहीं हो रहा। उसकी झुंझलाहट बढ़ती है और गुस्से में वो जादू से हंगामा शांत कर देती है, सबको चौंका देती है। ओजन भयभीत होकर देखता है कि वह एक और ग्राहक पर भी वही जादू दोहराती है, जिससे क्लिनिक में अफरा-तफरी मच जाती है। फिर बिना चेतावनी सेलेना अचानक आधे दिन की छुट्टी मांगती है और गायब हो जाती है। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ से लिखा नोट पाता है, जिसमें बिना अनुमति अनुपस्थिति लिखी होती है। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट उसकी झुंझलाहट और बढ़ा देती है। वो बड़बड़ाता है कि असली वेटरनरी डॉक्टर भी इतना गैर पेशेवर व्यवहार नहीं करते, मदद के लिए बेताब होता हुआ। इसी वजह से वो पास में मौजूद अपनी जान पहचान वाली पीओ को अस्थायी तौर पर बुला लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि पीओ बेहद काबिल साबित होती है। ग्राहकों को संभालना, सामान उठाना और खुशमिजाजी के साथ व्यवस्था बनाए रखना सब कुछ बड़ी मेहनत से करती है। उसकी वर्क एथिक हमारे हीरो को इतना प्रभावित करती है कि वो उसे स्थायी नौकरी देने के बारे में सोचने लगता है। दिन की भागदौड़ के बीच ओजन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्लिनिक, जो आमतौर पर जानवरों की आवाजों से भरा रहता है, अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है। अगली सुबह ये रहस्य तब खुलता है जब एक जाना पहचाना मरीज वापस आता है, पिंग पिंग हैमस्टर।
ओजन अविश्वास में उसे घूरता रह जाता है। जो जीव कभी मुश्किल से आधा किलो का था, अब 10 गुना बड़ा हो चुका है, लगभग एक छोटे कुत्ते के बराबर। वो बुदबुदाता है कि क्या ये पांडा बन गया है। मालिक उसे ठीक करता है, इसे फ्लॉपर डॉग कहता है। तभी हमारे लड़के को एहसास होता है कि इस दुनिया में हैमस्टर को किसी और नाम से जाना जाता है। मालिक उसकी प्रतिक्रिया देखकर उलझन में पूछता है कि क्या वो फ्लॉपर के बारे में जानता है। ओजन बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पियो सहजता से बीच में आकर समझाती है कि वह दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए अलग शब्द इस्तेमाल करता है और उसका मेडिकल नॉलेज स्थानीय समझ से कहीं आगे है। ये सुनकर मालिक खुश हो जाता है और मान लेता है कि उसने विदेश में पढ़ाई की होगी। गर्व और मजे में वह तुरंत पियो को स्थायी स्टाफ के रूप में रख लेता है। वापस पिंग पिंग पर ध्यान देते हुए ओजन उसके असामान्य रूप से बड़े शरीर की जांच करता है। जीव स्वस्थ लगता है, लेकिन उसका रंग और आकार सवाल खड़े करते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि शायद इसने किसी तरह की ग्रोथ मैजिक सोख ली है। तभी पास बैठी बिल्ली जलन में उसे देखकर अचानक हैमस्टर पर कूद पड़ती है। जैसे ही उसका संपर्क होता है, पिंग पिंग 3 एक जैसे हिस्सों में बंट जाता है। पूरा क्लिनिक सन्न रह जाता है। ओजन ये समझने की कोशिश करता है कि वो क्या देख रहा है, मन ही मन विरोध करता हुआ कि ये उसकी जानी पहचानी फिजिक्स के हर नियम के खिलाफ है। मालिक खुशी से झूम उठता है, तीनों को गले लगाते हुए कहता है कि सालों की तन्हाई के बाद पिंग पिंग को आखिरकार परिवार मिल गया। उन्हीं में से एक छोटा सा कॉपी कमरे में दौड़ लगाता है, जिससे क्लिनिक में अफरातफरी मच जाती है। उनके छोटे शरीर उन्हें बेहद तेज बना देते हैं। तभी सेलेना अचानक लौट आती है, मानो कहीं से प्रकट हुई हो। बिना किसी मेहनत के वो तीनों को पकड़ लेती है, 2 हाथों में और एक दांतों के बीच दबाकर, और उन्हें ब्लूप्स घोषित करती है। उनके बारे में पूछे जाने पर मालिक मानता है कि उसे ये जीव उसके पिता से तोहफे में मिला था। असली सच्चाई से अनजान सेलेना उन्हें निरीक्षण के लिए रखने का फैसला करती है, भरोसा दिलाते हुए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ओजन जोड़ता है कि क्लिनिक कभी अनैतिक प्रयोग नहीं करता और बिना अभिभावक की सहमति कुछ नहीं होता। हालांकि अंदर ही अंदर वह सोचता है कि नैतिक भाषण वही क्यों दे रहा है। उसी शाम सेलेना बताती है कि ब्लूप्स प्राकृतिक जीव नहीं है, बल्कि बहुत पहले एक पागल जादूगर द्वारा बनाए गए कृत्रिम प्राणी है। ये सुनकर हमारा हीरो चौंक जाता है, समझते हुए कि इस दुनिया में भी सनकी वैज्ञानिक रहे हैं। सेलेना कहती है कि वह जादूगर पूरी तरह बुरा नहीं था, बस गलत दिशा में था, और उसकी रचनाएं अस्थिर जरूर थी, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनी थी। ओजन टिप्पणी करता है कि ब्लूप्स को 1 सदी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, और इतने समय बाद एक को देखकर वह हैरान है। जिज्ञासा में वह सेलेना से कैजुअली पूछता है कि वह आखिर कितनी उम्र की है। जवाब आने से पहले ही पास रखी स्कूंजा से एक अजीब गरगलाने की आवाज आती है। ओजन चिंता में उसकी ओर मुड़ता है, तभी दरवाजे पर दस्तक उसे रोक देती है। बाहर से एक सैनिक की आवाज आती है कि बैरन डॉयल आ चुके हैं। जैसे ही लॉर्ड बैरन ओजन के क्लिनिक में कदम रखता है, ये ऐलान करते हुए कि वह राक्षस को बाहर लाएगा, हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर खामोश घबराहट दौड़ जाती है। वह 1 हफ्ते के अंदर बिल्ली को छिपाने या भगाने के बीच फंसा होता है। उसके पास तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। हर पल उस जीव की देखभाल में चला गया। मजबूरन एक नर्वस मुस्कान के साथ वो शिष्टता से बैरन का स्वागत करता है। उसका मन सेलेना की ओर भटकता है, जो पहले ही जा चुकी है और उसे ये सब अकेले झेलने छोड़ गई है। बैरन भारी कदमों से बैठता है, औपचारिकताओं में दिलचस्पी नहीं दिखाता, चाय तक ठुकरा देता है और तुरंत राक्षस को दिखाने की मांग करता है। ओजन हिचकिचाता है, बुदबुदाता है कि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन बैरन ठंडे लहजे में कहता है कि अगर क्लिनिक खुला है तो इलाज भी पूरा होना चाहिए। हमारे लड़के को मजबूरन एक अजीब कहानी गढ़नी पड़ती है। वह कहता है कि भूत भगाने के दौरान एक हादसा हो गया, जिससे उसके और बिल्ली के बीच एक रहस्यमय निशान बन गया और अब वे अलग नहीं हो सकते। बैरन के आदमी शक भरी नजर से एक दूसरे को देखते हैं, बड़बड़ाते हुए कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि ऐसी बात पर यकीन कराए, समझते हुए कि उसकी कहानी बिखर रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रणनीति बदलता है और पूछता है कि बैरन ने अपनी हवेली के तहखाने में एक और काली बिल्ली क्यों बंद कर रखी है। ये आरोप बैरन को चौंका देता है। एक पल के लिए उसका संयम डगमगा जाता है। ओजन दबाव बढ़ाता है, उस पर असली बिल्ली को बदलने की साजिश का आरोप लगाता है। बैरन गुस्से और बचाव में इसे नकार देता है और उल्टा दोष डालते हुए कहता है कि गांव पर हो रहे हमले सुंजा की वजह से नहीं,
बल्कि ओजिन की लापरवाही से हो रहे हैं। हमारा हीरो पलटवार करता है कि असली दोषी बैरन का अपना भेड़िया है और सबूत के तौर पर मेडिकल चार्ट पेश करता है। पीड़ितों के घाव भेड़िए के पंजों से मेल खाते हैं। बैरन का एक आदमी कागज छीन कर फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। ओजिन बस दांत भींच कर रह जाता है, मन ही मन इस दुनिया में डिजिटल रिकॉर्ड न होने को कोसते हुए।